हम लोग लाइव हो गए हैं। मैम हम लोग लाइव हो गए जी। नेहा आप स्टार्ट कीजिए। सृजन संवाद के अगले अध्याय में हम सब एक साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इसके पहले, जैसा कि हम लोग हमेशा पृष्ठभूमि बताते हैं सृजन संवाद की, मैं बताना चाहूंगी कि साहित्य पे, सिनेमा पे हम लोग जो भी इस देश के और विदेशों में भी रह रहे और हिंदी साहित्य और अन्य साहित्य की भी, चाहे वो विदेशी भाषा ही क्यों ना हो, लेकिन साहित्य की सेवा में लगे जो साहित्यकार हैं, जो पाठक हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी सृजन संवाद के तहत जोड़ने का प्रयास किया जाता है। साथ ही सिनेमा पर भी लगातार हमने चर्चाएं की हैं और प्रयास किया है कि लोगों को सिनेमा का एक नया आयाम और एक ऐसा आयाम जो कि गंभीर आयाम है सिनेमा का, जिसके तहत हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं है, बल्कि समाज का आईना भी है और समाज को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। एक परिवर्तन का माध्यम भी वो हो सकती है। आज के कार्यक्रम में भी मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बीच सुदीप साहनी जी हैं, जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और सिनेमा की न सिर्फ उन्होंने पढ़ाई की है, बल्कि सिनेमा के क्षेत्र में वो कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कम से कम उनकी पीढ़ी जो है वो एक नई दिशा ले सके। तो मैं अनुरोध करूंगी विजय शर्मा मैम से कि वो उनका औपचारिक रूप से स्वागत करें, ताकि हम अपने सृजन संवाद की श्रृंखला की शुरुआत कर सकें। विजय मैम। नेहा जी। ठंडे मौसम में हम गर्माहट लेकर उपस्थित हुए हैं। सृजन संवाद की हर एक गोष्ठी बहुत गर्मजोशी से भरी होती है। दिल्ली में, जमशेदपुर में खूब जम के सर्दी पड़ रही है। मेरे ख्याल से भोपाल और इंदौर भी काफी गर्म है और ठंडा है, और देश के अन्य भागों में भी शरद ऋतु अपना रंग दिखा रही है। जैसा कि नेहा जी ने बताया, सृजन संवाद पिछले 13 सालों से निरंतर साहित्य, सिनेमा और कलाओं पर गोष्ठियां करता आ रहा है और ये हमारी 132वीं गोष्ठी है। आज जो भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उन सब का स्वागत करना चाहती हूँ। मॉडरेटर डॉक्टर नेहा तिवारी, जो कि यहाँ करीम सिटी कॉलेज के मास कॉम की एचओडी है और इंग्लिश में भी पढ़ाती हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत हूँ। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही पर। डॉक्टर नेहा तिवारी, आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली से न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के संस्थापक आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंतर फिल्मों पर लेखन कर रहे हैं, फिल्म से संबंधित कर रहे हैं। उनका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन और करीम सिटी मास डिपार्टमेंट है। क्षमा त्रिपाठी, क्षमा त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य में पीएचडी की है और लिखने पढ़ने में रुचि रखती हैं। बहुत सुंदर लिखती हैं। एक अखबार से जुड़ी हुई है आजकल। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और सृजन संवाद से तो वो जुड़ी हुई हैं। आज के वक्ता
मेरे बहुत प्रिय सुदीप सोहनी जी का सृजन संवाद में स्वागत है। हालांकि ये उनका अपना मंच भी है। उनका विस्तृत परिचय तो आशीष जी दे, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगी जो मैं उनके विषय में समझ पाई। सबसे पहले फेसबुक पर किताबों के माध्यम से ही हमारा परिचय हुआ, और उसके बाद जब भोपाल में गई तो कुछ मिनटों के लिए हमारा आमना सामना हुआ, कुछ मिनटों के लिए। लेकिन उन्हीं कुछ मिनटों में उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका बोलने का तरीका, उनकी विनम्रता, उनकी संस्कृति, उनका व्यवहार आज गांव में मिलना एक दुर्लभ गुण है। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत बार फोन पर बातचीत की है। फिल्म से उनका बहुत गहरा जुड़ाव है। फेसबुक पर यदा कदा उनकी कविताएं देखती हूँ, गद्य में है, देखती रहती हूँ। प्रकाशित की है, उस पर मैंने लिखा भी। ऐसे फिल्म निर्माता, लेखक, कवि, स्क्रिप्ट राइटर सोहनी जी का आज के पर हार्दिक स्वागत है कि सुधीर जी आप अवश्य ही इंडिपेंडेंट सिनेमा के विषय में विस्तार से बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसका अर्थ पता नहीं है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जाने। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उससे पहले वैभव मणि जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन इस पूरे स्ट्रीम यार्ड के करता धरता वो है। उनका हार्दिक स्वागत है। फेसबुक पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हमारे साथ, भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके मन में इंडिपेंडेंट सिनेमा को लेकर के या जो बात सुदीप जी रख रहे हैं उससे संबंधित को मन में है, तो वो अपने प्रश्न अवश्य लिख भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को भी संबोधित कर पाए और उनके उत्तर दिए जा सके। तो वह फेसबुक लाइव से जुड़े हुए समस्त लोगों सबका स्वागत है। नेहा तिवारी जी, धन्यवाद विजय जी। और मुझे लगता है कि अब समय है कि हम आशीष जी से अनुरोध करें कि आशीष जी आप व्यापक रूप से सुदीप जी का एक औपचारिक परिचय हम सबके सामने प्रस्तुत करें, ताकि हमारे जो श्रोतागण फेसबुक से जुड़े हुए हैं उन्हें उस व्यक्तित्व की जानकारी मिल सके जिसे आज वो सुनने जा रहे हैं। आशीष जी। थैंक यू डॉक्टर नेहा जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नेहा, डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर क्षमा और सुदीप सोहनी जी, आपका स्वागत है। जैसा कि डॉक्टर विजय जी ने कहा कि मेरे बहुत ही प्रिय सुदीप सोहनी जी, तो ये जो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत ही प्रिय, तो ये प्रिय सिर्फ दो लोगों के बीच के रिश्ते से निकल के नहीं आया। दरअसल मैंने खुद भी महसूस किया है कि सुदीप जी का जो व्यक्तित्व है और उनका जो बोलने का अंदाज है, वो लगभग 100% लोग जो उनके संपर्क में आते होंगे वो उनके बारे में ऐसा ही विचार रखते होंगे और ऐसी भावना रखते होंगे, और यही चीज रिफ्लेक्ट करती है उनके काम में भी, जिसका दायरा बहुत ही विस्तृत है। और मैं यहाँ पे एक औपचारिक परिचय उनका दूंगा और कुछ लिखे हुए शब्द भी हैं वो भी पढ़ूंगा, लेकिन उनका जो कर्म क्षेत्र है और जो व्यक्तित्व है वो तमाम औपचारिक दायरों से काफी ज्यादा विस्तृत है, काफी फैला हुआ है, और उसके बारे में मैं बताऊंगा भी, और आगे इस बातचीत के सेशन में हम उसके बारे में जानेंगे भी और उस पर चर्चा करेंगे। सुदीप जी एज अ वो ट्रेन फिल्म मेकर हैं। उन्होंने फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की है और साल 2013-14 के वो स्टूडेंट रहे हैं, और आज बहुत कम समय में उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में एक बहुत अहम काम किए हैं और एक अहम पहचान बनाई है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो सिनेमा जैसी चीज़ जो कि बहुत ही हाई, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्टिंग बहुत हाई होती है,
उसका लोकतांत्रिक पहलू बनाए रखने के लिए, उसका लोकतांत्रिक पक्ष बनाए रखने के लिए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि ज़रूर रहना चाहिए, ताकि बड़े-बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स जो कि अब फिल्म बन गए हैं, उसके अलावा भी जो जनता से जुड़े सरोकार हैं या जो उससे जुड़े मुद्दे हैं, वो भी फिल्मों में प्रतिबिंबित हो सकें, रिफ्लेक्ट हो सकें। इसके लिए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग बहुत ज़रूरी है, और ये लोगों के सहयोग से, कुछ लोगों के इनिशिएटिव से ही होती है। और उस क्षेत्र में सुदीप सोनी जी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और आमतौर पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ के लगभग सारे ही छात्र जो मुंबई का रुख करते हैं या किसी बड़ी फिल्म सेंटर का रुख करते हैं, उन्होंने मध्य भारत को और भोपाल को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और अपना सेंटर बनाया, और वहाँ रहते हुए वो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक कामों से जुड़े हुए हैं, बतौर राइटर, डायरेक्टर, कंसेप्चुअलाइजर और कंसल्टेंट वो काम कर रहे हैं, और उनके अभिव्यक्ति का क्षेत्र भी जो है वो बहुमुखी है। वो सिनेमा, साहित्य, रंगमंच, पत्रकारिता, इस तरह के तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं। और जैसे हम इस समय वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा वो फिजिकली भी जगह जगह आते जाते रहे हैं, युवाओं से जुड़ते रहे हैं, उनको ट्रेन करते रहे हैं, उनको मोटिवेट करते रहे हैं, तरह तरह के आयोजन करते रहे हैं। साहित्य में उनका बहुत दखल है, वो बहुत संवेदनशील हैं, और इसका असर उनकी रचनाओं में, वो चाहे सिनेमा पे हो या साहित्य में हो, दिखता रहा है। वो हाल ही में इसी साल उनकी किताब आई है, कविताओं का संकलन आया है, मंथर होती प्रार्थना। 2019 में उनका एक मोनोग्राफ आया था, साहित्य, सिनेमा और समय। और इसके अलावा एक उनकी कविता का मैं विशेष जिक्र करना चाहूंगा, जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया, कहाँ हो गुरुदत्त। इस सत्र में उम्मीद है कि हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो इस कविता को सुनाएं भी। सिनेमा की बात अगर करें तो पिछले साल तनिष्का नाम की उन्होंने एक डॉक्यू फीचर बनाई थी, जो कि फीचर लेंथ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बच्ची की नृत्य साधना पे ये फिल्म बनाई गई है, और इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुई है, कई फेस्टिवल्स में भी सराही गई है। इससे पहले उनकी डेब्यू फिल्म थी I2 करके, 2019 में जो आई थी, एक शॉर्ट फीचर फिल्म थी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने बनाई थी, यादों में गणगौर। हाल ही में उनकी एक फिल्म है डॉक्यूमेंट्री, जो कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने बनाई है, भूरी गाथा, जो पद्मश्री भील चित्रकार भूरी बाई के ऊपर आधारित है। इसका स्क्रीन प्ले उन्होंने किया है, नरेशन किया है, और बतौर एसोसिएट डायरेक्टर से जुड़े रहे हैं वो। भूरी बाई एक पद्मश्री प्राप्त भील चित्रकार हैं। इसके अलावा भज्जो चित्रलोक, इस फिल्म में भी ये वो स्क्रीन प्ले, नरेशन और एसोसिएट डायरेक्टर की भूमिका में थे। दुर्गाबाई व्याम एक और गौण चित्रकार हैं, इस पे भी जो फिल्म बनी थी उसमें ये शामिल थे। राम साहेब पांडे एक राय नर्तक हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे एक बैगा नर्तक हैं। इन सब पे जो फिल्म बनी हुई है उसमें वो बतौर स्क्रीन प्ले राइटर, नरेशन, एसोसिएट डायरेक्टर जुड़े रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं। इसी महीने मुंबई के NCPA में, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित जगह मानी जाती है, वहाँ पे इनका प्रदर्शन हुआ है, और आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के सौजन्य से दिल्ली में भी इसका प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा उनकी फिल्म तनिष्का का भी हम प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं दिल्ली में, जो कि बहुत ज़्यादा सराही जा रही है। बतौर आलोचक स्तंभकार, अक्रेडिटेड फिल्म क्रिटिक के तौर पे वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में आयोजित होता है हर साल, उससे जुड़े हुए हैं। फेस्टिवल डी कान, जो कि फ्रांस के कान शहर में आयोजित होता है, उससे जुड़े हुए हैं, मान्यता प्राप्त फिल्म क्रिटिक के तौर पे और कॉलमिस्ट के तौर पे। विश्व सिनेमा पर वो निरंतर लेखन करते रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में उनको आमंत्रित किया जाता रहा है फिल्मों पर बोलने के लिए, युवा छात्रों को ट्रेन करने के लिए, उनकी समझ और सिनेमा के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा भोपाल में आयोजित होने वाले विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के वो डायरेक्टर रहे हैं। इसके अलावा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, जो कि फिल्म लेखकों की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है मुंबई में, उनके अधिकारों के लिए काम करती है, उसकी ओर से आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल में वो प्री जूरी पैनल में नॉमिनेटेड रहे हैं कई सालों तक। और फिलहाल भोपाल में वो रहकर काम कर रहे हैं। फिल्म्स करके एक कंपनी है जिसके वो हेड है, क्रिएटिव हेड है, और उसके जरिए वो इंडिपेंडेंट सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए और कई तरह के काम कर रहे हैं। तो साहित्य और सिनेमा को एक साथ साधे रखना एक बड़ी प्रतिबद्धता का काम है और बहुत संवेदनशील काम है। उनके साहित्य में उनके व्यक्तित्व की झलक मिलती है। और आगे बढ़ने से पहले उनकी एक कविता की 4 लाइनें, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जिन्होंने मुझे प्रभावित किया,
वो मैं पढ़ना चाहूँगा, जिससे उनके व्यक्तित्व की झलक भी मिलेगी और यही व्यक्तित्व उनके साहित्य में और सिनेमा में भी दिखाई देता है। कविता की ये लाइनें हैं, मैं कविता के एकांत में रोना चाहता हूँ और वहीं बहाना चाहता हूँ अधूरी इच्छाओं के आंसू, और छू मंतर हो जाना चाहता हूँ खुद से, कुलाचे मारते हिरण की तरह जंगल में अचानक से। तो इन कविताओं में उनके मन की बेचैनी, उनके मन का क्षोभ, उनके मन की रचनात्मक तड़पड़ाहट सब देखी जा सकती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरान, इस सत्र में उनके व्यक्तित्व को और उनके काम के बारे में और विस्तार से जानने को मिलेगा और कुछ सवालों के ज़रिए वो बताएँगे कि इंडिपेंडेंट सिनेमा आज की तारीख में क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या चुनौतियाँ हैं। डॉक्टर नेहा। शुक्रिया आशीष जी, बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत अच्छे से आपने एक सेकंड जी ये एक वाकई मैं कहना चाहूंगी, फेसबुक लाइव में हमारे साथ बैंगलोर से रमन जुटे हुए हैं और मैंने कहा है यह विषय बहुत अच्छा और चुनौतीपूर्ण है और इस पर सुदीप सोनी विस्तार से बता रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, मैं कह रही थी कि आशीष जी ने जिस हिसाब से सुदीप जी का परिचय दिया है, उनको उतना ही सुनने की उत्सुकता हम सब में बढ़ गई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विषय आज का इंडिपेंडेंट सिनेमा है और चूंकि सुदीप जी उसके प्रैक्टिशनर हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में भी वो इसी तरह से बने रहना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे उपयुक्त व्यक्ति कोई हो सकता था इस विषय पे चर्चा करने के लिए। तो सुदीप जी, मैं आपको बहुत सम्मानपूर्वक स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ इस आभासी पटल में कि आप अपनी बात रखें और शुरुआत निश्चित रूप से, चूंकि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं करीम सिटी कॉलेज के, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे जो हमारे श्रोता और दर्शक के रूप में जुड़े हुए हैं इस समय, कि आखिर ये इंडिपेंडेंट सिनेमा होता क्या है और ये बाकी प्रकार के सिनेमा से अलग कैसे है। अगर आप इस रूपरेखा से अपनी बातचीत शुरू करें तो फिर हम लोग, मुझे लगता है कि सिलसिलेवार आगे इसी विषय पर बातचीत कर पाएंगे। सुदीप जी। शुक्रिया नेहा जी, क्षमा जी और विजय शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं सृजन संवाद के इस मंच को ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा ही मंच है और आशीष जी आपने और विजय जी आपने मतलब इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया मेरे लिए, तो मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि हम और आप जो है ना वो बहुत दूर हो गए हैं, जबकि ऐसा इतनी दूरी जो है वो एक किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए, किसी कलाकार के लिए या किसी मनुष्य के लिए भी इतनी दूरी ज़रूरी नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा आप सबके पास आना चाहता हूँ और हम सब एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। हाँ, हमारे एक्सप्रेशंस अलग-अलग हैं, लेकिन क्योंकि हम सब की वेवलेंथ एक है, इसलिए जो है वो हम सब एक जगह पर इकट्ठा हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भले ही हम लोग वर्चुअल माध्यम से हैं, पर उस दूरी को महसूस ना करें, हम एक-दूसरे को पास-पास ही महसूस करें। तो सृजन संवाद जो है वो ये मेरे लिए नया मंच नहीं है। मैं बहुत समय से इस मंच से जुड़ा हूँ और कई बार कभी कविता पाठ या कई बार किसी शायद सिनेमा पर ही एक बार कोई डिस्कशन था या इस तरह से हम लगातार जुड़े रहे हैं। और विजय शर्मा मैम ने जो शुरुआत की थी, मैं बस थोड़ा-सा उस इंसिडेंट्स को थोड़ा-सा याद करना चाहता हूँ। दरअसल मैं रांची आया हुआ था और हमारी एक बातचीत हुई थी। तब सत्यजीत रे पर वो फ़िल्म पुस्तक को प्लान कर रही थी और हम लोग जो है थोड़ी-सी कुछ बातचीत हुई कि ठीक है, किसी फ़िल्म पर हम लिखते हैं। मैंने वो आर्टिकल लिखा भी और काफ़ी हमारा डिस्कशन हुआ। हमने ठीक है कि हम एक-एक फ़िल्म पर, उनकी ऐसी प्लानिंग थी कि एक-एक फ़िल्म पर हम कुछ लोगों से लिखवा रहे हैं, तो मैंने वो आर्टिकल बहुत मन से लिखा भी। लेकिन
हुआ ये कि मेरे सिस्टम से वो आर्टिकल डिलीट हो गया। अब क्या हुआ कि मैम ने जब मुझसे वो आर्टिकल मांगा तो मैंने कहा कि अब तो डिलीट हो गया है, और मैं उस समय किसी दूसरे काम में लगा भी हुआ था, तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। मैंने उन्हें मना कर दिया कि अब मैं नहीं लिख पाऊंगा और आप किसी और से वो करवा लीजिए। तो हमारा थोड़ा-सा ऐसा डिस्कशन हुआ, मैम ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि नहीं, वो तो अब आपको ही लिखना पड़ेगा और आप कैसे भी करके मुझे वो आर्टिकल दो। तो मुझे कुछ थोड़ी-सी इरिटेशन हुई थी। मैं इसलिए ये इंसिडेंट्स बता भी रहा हूँ क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सिनेमा हो या चाहे कोई सा भी काम हो, हम कोई सा भी काम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें तो आती हैं, पर कैसे हम अगर एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, ना केवल प्रॉब्लम की तरफ, कैसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो कैसे चीजें बदलती है। तो मेरे पास एक रास्ता तो ये था कि मैं सीधे ही मना कर दूं, मैं नहीं लिख सकता वो आर्टिकल। लेकिन फिर मुझे लगा कि यही वो चुनौती भी है, यही वो चैलेंज भी है जो मुझे या किसी भी आर्टिस्ट को अलग करता है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, नंबर एक बात, और आप किसी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को कैसे फेस करते हैं। तो मैंने उस आर्टिकल को फिर से लिखा, वो करीब 7-8 पन्नों का आर्टिकल था, वो फिर से लिखा और उन्हें वो सबमिट किया। तो यही छोटी सी जो एक बात है, वो मेरे दिमाग में पर्सनली मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि आपके सामने कभी भी सीधे रास्ते नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि आप एक जगह से चले हैं, दूसरी जगह पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको बीच में कोई भी अवरोध नहीं मिलेगा, कोई भी हिंड्रेंस नहीं मिलेगा और आप फटाफट पार कर जाएंगे। लेकिन यही तो उस चीज की खूबसूरती है, उस काम की खूबसूरती है। वो चाहे इंडिपेंडेंट सिनेमा हो, वो इसी तरह की छोटी छोटी चीजों से बदलता है। और मुझे लगता है कि उस काम को करने में, वापस से लिखने में जो मजा मुझे आया, मुझे लगता है कि वो एंड रिजल्ट जो है किसी चीज का, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता, बल्कि वो जो रास्ते हैं जिन पर से हम गुजर रहे हैं, उसको कैसे हम बना रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कलाकृति अगर ऑडियंस से रिलेटेड हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसकी खूबसूरती यही होती है। और फिर देखने वाले को, दर्शक को या किसी को भी यही खूबसूरती जो है वो प्रभावित भी करती है, वो उसी चीज को लेकर जाता है। तो जो पहला सवाल नेहा जी ने रखा कि इंडिपेंडेंट सिनेमा, और उस पर थोड़ी सी बेसिक बात की जाए तो मैंने यहाँ पर अपना जो नज़रिया शुरुआत में रखा वो एक स्टूडेंट की तरह ही रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे ही, और अगर एक पर्सपेक्टिव हमारा क्लियर हो तो बात थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आप किस जगह से किसी चीज़ को देख रहे हैं वो मायने रखता है। तो मैं इंडिपेंडेंट सिनेमा को ऐसे डिफाइन करना चाहता हूँ कि आज के समय में जब हम तक से लेकर बहुत सारे संसाधनों तक बहुत रिच हैं, तो एक व्यक्ति के मन में ये सवाल जरूर आता है कि भाई सिनेमा तो सिनेमा है, फिर उसको इंडिपेंडेंट कैसे बोला जाए, या अगर इंडिपेंडेंट सिनेमा है भी तो उसके वो एवेन्यूज कहाँ हैं जहाँ से हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं सबसे पहले 3-4 तरह से उस चीज को देखना चाहता हूँ। एक वो जो मेरा बचपन था, जब मैं एक दर्शक की तरह केवल हिंदी सिनेमा को देखता था और मेरे लिए सिनेमा का मतलब सिर्फ एक्टर्स थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके गाने थे या उनके सिंगर्स थे। बाकी मैं किसी फ़ील्ड को या बाकी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं जानता था, या मैं उनको जानने की कोशिश भी नहीं करता था, या मुझे किसी ने ये बताया भी नहीं था कि सिनेमा बनता कैसे है या सिनेमा होता कैसे है। लेकिन जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट पहुँचा, तो वहाँ मेरी आँख खुली। मुझे लगा कि मैं अभिनेताओं को मतलब वहाँ पर बहुत कम देख पाता था। मुझे लगता था कि ये जो पूरी दुनिया चल रही है, अगर सपोज़
फिल्म मेकर्स के बहुत सारे नाम वहाँ पर मुझे पता चले और मुझे लगता था कि एक-एक जगह पर रहकर एक-एक शॉट कैसे लिया गया होगा, कैसे लिखा गया होगा, कितनी सारी तैयारियाँ की गई होगी, कैसे वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे। और 2 चीज़ें बहुत अहम होती है, टाइम और स्पेस। आप किस वक़्त में कौन-सा काम कर रहे हो और कहाँ वो काम कर रहे हो, उसका कैनवस कितना बड़ा है। तो ये 2 चीज़ें मैं हमेशा से ढूँढने की कोशिश करता रहा। मुझे हमेशा से लगता रहा कि कोई भी यात्रा जो है, वो केवल एक जगह से शुरू होके एक जगह तक खत्म होने की नहीं है। रास्ता जो है, आप उस जगह पर पहुँचने के दौरान कितना एन्जॉय कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यात्रा का जो मज़ा है, वो वहाँ है। तो जब बहुत सारे फ़िल्म मेकर से उसके बाद मेरा मिलना हुआ, मेरा जुड़ना हुआ, फिर जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता, उनको जानने की कोशिश करता कि आप कैसे किसी कहानी को सोच रहे हो, कैसे किसी कहानी को लिख रहे हो, कैसे वो सारे संसाधनों को आप जुटा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको एक एंड प्रोडक्ट दिखता है और अभी भी जब एक दर्शक के तौर पर हम किसी फ़िल्म को देखते हैं, तो हम बहुत जल्दी उसके बारे में निर्णय भी दे देते हैं और अब तो जब मोबाइल की स्क्रीन हमारे हाथ में है, मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में है, तो आप 1 घंटे की फ़िल्म को शायद 10 मिनट में देख लेते हैं या 10 भी मिनट बहुत ज़्यादा है। हमारा जो कंसंट्रेशन है, वो इतना कम हो गया है कि हम तुरंत या तो उसका सिर्फ़ ट्रेलर देखकर अंदाज़ लगाने की कोशिश कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि वो 1 घंटा या आधा घंटा, जितने भी मिनट की वो फ़िल्म है, उस 1 घंटे को बनने में कितना समय, कितने सारे लोगों की मेहनत और कितने तरह के चैलेंज सामने आए होंगे, एक बात तो ये और वो चैलेंज किस तरह के रहे होंगे। सिनेमा सबसे महँगी कला है, बजाय ये थोड़ा-सा एक डिस्टर्बेंस आ रहा है, शायद किसी का ये माइक आप ऑफ कर दीजिए। थैंक यू। तो तमाम तरह के लोग उसमें जुड़े होते हैं। मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से उसको बताने की कोशिश करता हूँ। इस वक़्त जब हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब लोगों का एक ही फ़ोकस है कि एक गोष्ठी या इस तरह से जब हम इकट्ठे हुए हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आप सब लोग सुन रहे हैं। मतलब कि तमाम तरह के लोगों का समय एक ही जगह पर कॉन्सन्ट्रेटेड है। ये जो सारा फ़ोर्स है, ये जो सारी एनर्जी है, अगर हम एक किसी दिशा में उसको कैप्चर करते हैं, तो यकीनन उससे एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। और वही इंडिपेंडेंट सिनेमा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इतने तरह के लोगों का समय, उन सब की इतनी तमाम तरह की ज़िंदगियाँ हैं, उन सब के इतने सारे चैलेंजेस अपने सामने आ रहे हैं, लेकिन वो उस वक़्त अपनी-अपनी कैपेसिटी के साथ वहाँ पर खड़े हैं। चाहे वो कैमरामैन हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे सेट के लोग हों, चाहे डिज़ाइनर हों, चाहे एडिटर हो। अब आप सोचिए कि 10 मिनट की एक फ़िल्म भी अगर बनती है, तो उसमें इन तमाम लोगों का समय, इन तमाम लोगों का एक जगह पर, 1 सेकंड पर इतने सारे लोगों का एक साथ आना, वो जब बनता है, वो जब होता है, तो उसमें निश्चित रूप से वो कहने की भी ताकत आ जाती है, जो कि आप सीधे-सीधे नहीं कह रहे हो। मैं अपनी फ़िल्म तनिष्का का एक उदाहरण देता हूँ। तनिष्का अ उसका ट्रेलर यूट्यूब पर है। पहले तो हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर भी हम दिखाते, पर चूँकि थोड़ी-सी टेक्निकल कमियाँ हो जाती हैं कई बार, बहुत सारी चीज़ें नहीं सध पाती। पर मैं चाहूँगा कि आप लोग उसका ट्रेलर ज़रूर देखें। तो मैंने उस फ़िल्म को बनाने में लगभग 3 से 4 साल लगे और उसकी शुरुआत जो है उसका साहस पहला शॉट जो है, उसका पहला शॉट जुटाने में भी मुझे कम से कम एफटीआईआई से मैंने पूना फ़िल्म इंस्टीट्यूट से निकलने के
भी करीब 4 साल बाद मैं शायद उसको कैमरे की आँख से देख पाया। और हमारे पास कोई भी संसाधन वैसे तो नहीं थे, बजट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा था कि हम इसको जो है 2-3 साल तक बस फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि एक बच्ची के साथ जब मैं काम कर रहा हूँ, वो तब तकरीबन 7 साल की थी और उसको मैंने थिएटर के वर्कशॉप्स में देखा था, थिएटर में काम करते हुए देखा था और बाकी बच्चों से जब वो मुझे अलग लगी, तो मुझे लगा कि इससे सवाल-जवाब नहीं किए जा सकते। मुझे इसके नेचुरल एंगल को पकड़ना है, जैसी वो है, वैसे के वैसे ही मुझे उसको सामने रखना है। और उसमें भी मेरे मन की ये इच्छाएँ थी कि कैसे एक कलाकार मन का निर्माण होता है, कैसे उसके भीतर क्या चीज़ें चल रही होती है। और डॉक्यूमेंट्रीज़ जो आमतौर पर हम किसी भी कलाकार की जो डॉक्यूमेंट्री होती है, वो उसके बन जाने के बाद हम देखते हैं। यानी कि हमारे पास उसकी मेकिंग के कुछ हिस्से नहीं रहते। हम सिर्फ़ इंटरव्यूज़, सवाल-जवाब के ज़रिए उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, वो समय कैसा रहा होगा, वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मुझे लगा कि तनिष्का के साथ में हम वो बात करें कि वो कैसे अपने भीतर के एक्सप्रेशंस को जुटा रही है और चूँकि वो भरतनाट्यम परफ़ॉर्म करती है, तो मैं बैक स्टेज भी उसके साथ होता था, ऑन स्टेज तो हम उसको फ़ॉलो करते ही थे और उसके साथ उसकी लाइफ़ में वो क्या काम कर रही है, कैसे उसका एक पूरा दिन बीत रहा है। तो भले ही वो 1 घंटे की फ़िल्म बनी हो, लेकिन उसमें 3 साल इस तरह से रहे कि हम अक्सर उसके घर पर रिहर्सल्स पर जाया करते और उसकी मम्मी क्योंकि खुद भरतनाट्यम की गुरु हैं, तो उनके साथ में बहुत सारी बातचीत हम करते। फ़ॉर्म को लेके हम थोड़ी-सी बात पहले से कर लेते कि ठीक है, अभी हमको नवरस की प्रैक्टिस दिखानी है सपोज़, तो वो अपना कुछ जिस तरह से उसको ट्रेन करती हैं, सभी बच्चों को जिस तरह से ट्रेन करती हैं वो उनके साथ में करती। पर यही तो एक ख़ास बात होती है कि तनिष्का 7 साल की उम्र में नवरस को कैसे एक्सेप्ट कर रही है। अब वो बोल कर नहीं बता सकती। अगर आप शास्त्रों की बात करें तो शायद उसके पास में परिभाषाएँ भी नहीं हैं। भरतनाट्यम की कोई परिभाषा भी वो नहीं बता सकती। लेकिन अ, परफ़ॉर्म करके वो बता सकती है। तो अब इसी दौरान मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी तो होना ज़रूरी है, लेकिन मैं सब जानकारियों को नहीं ले सकता। तो फ़ॉर्म के रूप में मैंने कुछ-कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करने की कोशिश की। मसलन हमने एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। मैं इन सब चीज़ों पर आऊँगा, जैसे मिनिमलिज़्म, तो मैं इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले एक बस मैं एक आधार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। मसलन हमने ये कहा कि हम बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। हम कैमरा एंगल जो हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। लॉन्ग शॉट्स में हम चलेंगे। हम कट्स बहुत सारे नहीं दिखाएँगे। उसके बाद एक बात आती है कि भरतनाट्यम अगर मैं किसी का बता रहा हूँ, तो मैंने उसकी सिर्फ़ एक बेसिक आउटलाइन पकड़ी कि भरतनाट्यम यानी कि भाव, राग, ताल और नाट्यम। तो उस फ़िल्म में मैंने ये कोशिश की एज़ अ मेकर कि उस फ़िल्म पूरी फ़िल्म के दौरान इमोशंस आपको मिलें, यानी कि भाव आपको मिलें। एक्टर तो परफ़ॉर्म कर रहा है, उसकी ज़िंदगी तो वहाँ पर दिख रही है। वो किस तरह से काम कर रही है या किस तरह से सीख रही है, वो तो दिख ही रहा है, पर उसमें इमोशंस, भाव बहुत अहम हैं और वो नैरेटिव का पार्ट बने। तो एक बात तो ये रही। अब राग क्या हो सकता है? ये मेरे इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं केवल अपने इंटरप्रिटेशंस के आधार पर आप सबसे बात ये कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का नज़रिया जो है वो अलग होगा। इस फ़िल्म को लेकर जो मेरा नज़रिया रहा, मैं वो बात आप सबसे कह रहा हूँ। म्यूज़िक उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है, लेकिन चूँकि मैं एडवर्टाइज़िंग बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मैंने विज़ुअल की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा-सा समझा है
और वहाँ पर जब मैं काम करता था, तो हम कई सारे एड्स ऐसे भी बनाते थे, जिसमें कि केवल विजुअल होता था और जो कॉपी होती है, जो लाइन होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। शायद केवल आपने उसका टाइटल दे दिया, जिस तरह से पेंटिंग होती है, केवल अगर आपने टाइटल दे दिया और उससे पूरी पेंटिंग समझ में आ जाती है। तो यही हमने म्यूज़िक को ध्यान में रखकर किया कि साइलेंस भी एक तरह का म्यूज़िक है। ज़रूरी नहीं कि संगीत, अगर आपने शब्द कहा है कि वो संगीत है, तो फिर संगीत में आपको इंस्ट्रूमेंट्स ही चाहिए या मेलोडी ही चाहिए या गाने ही चाहिए। तो साइलेंस का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? और वो इन्हेरेंट है, यानी कि वो आरोपित नहीं है। वो उस सेंटर जो हमारी थीम है, एक बच्चा है, उसके साथ संगीत किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर उसके जीवन में वो लय है, अगर उसके जीवन में वो वो मेलोडी है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होके आएगी बचपन की थीम की या परफॉर्मर की थीम की या एक प्रैक्टिशनर की थीम की। तो हमने उस चीज़ को वहाँ से निकाला और ऑफ़ कोर्स जब बैकग्राउंड आपके साथ होता है, मसलन हमने समुद्र के भी की यात्रा की है, क्योंकि वो परफ़ॉर्म करने जा रही थी, तो हमने उसके बैकग्राउंड में अगर कुछ लिया है, तो हम समुद्र के साथ, नेचर के साथ क्या रख सकते हैं, या स्थापत्य जैसे कि महेश्वर के शिव टेम्पल्स हैं, उस स्थापत्य में कैसे क्या संगीत आ सकता है, या उसमें नदी है, तो नदी को हम किस तरह से उसका संगीत बता सकते हैं, जो कि जीवन फिर उस बच्ची के जीवन के साथ, उसकी कला यात्रा के साथ जुड़ता है। तो ताल, यानी कि उसकी रिदम क्या होनी चाहिए, हमने ये भी कोशिश की। तो वो नैरेटिव में एज़ अ प्रैक्टिशनर मैंने जब उसको नॉन लीनियर नैरेटिव बनाया, तो उसमें यही लय रखी कि वो पहले मंद्र हो, फिर एक मध्य लय तक जाए और फिर वो द्रुत लय तक पहुँचे। यानी कि शुरुआत में हमने उसका प्रशिक्षण, यानी कि लर्निंग फ़ेज़ रखा, उसके बाद में हमने उसका एक जीवन का फ़ेज़ रखा, लाइफ़ का, और फिर उसके परफ़ॉर्मेंस का फ़ेज़। तो इन 3 फ़ेज़ में उस कहानी को हमने दिखाया। और क्योंकि उसमें नाट्यम है, यानी कि नाट्य मतलब अभिनय, अभिनय के साथ में, नाट्यम के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। ड्रामा, अगर हम उसको एक बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो उस नैरेटिव में बहुत सारी जगहों पर आपको ड्रामा भी दिखेगा। चुलबुलाहट है बच्चे का, उसके कई सारे सवाल-जवाब हैं और सारी चीज़ें जो है वो एक्सटेम्पोर हैं। यानी कि अगर उसमें कुछ गलती भी है, तो हमने उस गलती को भी वहाँ पर रखा है, क्योंकि हम परफेक्शन जैसी चीज़ पर अभी काम नहीं कर रहे हैं। हम एक आर्टिस्ट इन द मेकिंग की प्रोसेस को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें रही, ये एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आई, या पहले से मेरे माइंड में था और मैं इसी तरह से कैप्चर कर रहा था, वो नहीं हुआ। उसमें टाइम का बहुत रोल रहा, क्योंकि जैसे-जैसे हम कुछ शॉट्स करते, कुछ थीम पर हम काम करते, वो मुझे एज़ अ मेकर भी, मेरे लिए वो चैलेंज होता। एज़ अ मेकर मुझे भी वो कुछ नई चीज़ सिखाती। तो यहाँ पर जो 4-5 चीज़ें एक इंडिपेंडेंट सिनेमा के आधार को लेकर मैंने बताने की, रखने की कोशिश की, यही दरअसल उस तरह की चीज़, उस तरह का दाना-बाना बनाती है। मसलन मैंने आईफ़ोन से इस फ़िल्म को शूट करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कैमरा, जो फ़िल्म कैमरा होता है, उसका बजट नहीं था, और मेरे पास जो कैमरा था, हम उसी के साथ उसको काम करते। जब हमारे पास कुछ बजट होता, तो हम मल्टीकैम के साथ में भी काम करते। मल्टीकैम माने कि 4-5 कैमरों के साथ एक ही जगह पर एक परफ़ॉर्मर अगर काम कर रहा है, क्योंकि वो एडिट में सुविधा देता है, तो हम तब उन सब चीज़ों को करते। अब इसमें एक चैलेंज ये आया कि एक तो हमने 2-3 साल में उस पूरी फ़िल्म को शूट किया। उसके बाद समय-समय पर, क्योंकि मुझे तो पूरे समय वहाँ पर रहना ही है, लेकिन कैमरामैन और कौन हो सकता है? तो इसमें मेरे जो 2 साथी थे, वो जब तक तो मेरे साथ रहते ही, लेकिन एक कैमरा आईफ़ोन जो है वो थ्रू आउट मैं उस पर रहा और हम उसके साथ में पूरा काम करते रहे। अब ये हुआ कि हमारे पास 3 साल में करीब 20-22 या उससे भी ज़्यादा घंटे की फुटेज जो है, वो हमारे पास आ गई।
अब जो एडिटिंग करते हैं या जो एडिटिंग फील्ड से जुड़े हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स इसमें हैं, तो एडिटर जो है वो मिनट्स में भी शॉर्ट्स नहीं काटते हैं, वो सेकंड्स में शॉर्ट्स कट करते हैं। उनको जो है उनका पेस एक फिल्म के लिए ये होता है कि भाई 10 सेकंड 15 सेकंड, इससे ज़्यादा लंबा शॉट हम नहीं रखते। वो व्यूअर को ध्यान में रखने के लिए, या उनके पास तमाम उसके लॉजिक्स होते हैं, उसलिए वो रखते हैं। अब एक एडिटर को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत कठिन था। इस फिल्म के लिए मैंने कम से कम 6 एडिटर से बात की। हमने उन सबको वो सारा डेटा शेयर भी किया, बातचीत भी की, और हाँ ना होता रहा, और फिर सब लोगों ने उसको मना कर दिया। तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो तो लिखने का बैकग्राउंड था। ठीक है, जब आप किसी खास माहौल में रहते हैं तो आप उन सब चीज़ों को अक्वायर करना शुरू कर देते हैं। मसलन अगर आप कवियों के साथ में रहेंगे या कविताएं पढ़ेंगे तो आप कविता लिखना सीख जाएंगे, आप कविता कहना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही फिल्म के साथ भी हुआ था, क्योंकि थिएटर से मैं लगातार जुड़ा हुआ था और सिनेमा के साथ भी लगातार प्रैक्टिशनर्स के साथ में काम कर ही रहा था। तो एक विजुअल नैरेटिव किस तरह से वो ऑपरेट होता है, उन सब की समझ तो हो गई, हमने वो शूट तो कर लिया। लेकिन मैंने उस फिल्म के लिए उसके पहले तक एडिटिंग नहीं की थी, तो मैंने उस फिल्म के लिए एडिटिंग करना सीखा। मैंने बाकायदा एक क्लास ज्वाइन की कुछ दिनों की, कि वहाँ पर मैं बेसिक्स जो हैं वो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के सीखूं। और यकीन मानिए उसके बाद उस फिल्म को हमने ही एडिट किया। मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन था, हम दोनों ने मिलकर उसको हमने इस तरह से डिवाइड किया कि हमारे पास जो 20-22 घंटे का फुटेज है, हम लोकेशन को लेकर चलते गए। हम एक एक लोकेशन के जो फिल्म से जुड़े हुए हैं, पहले वो जानते हैं कि एकदम से पूरी फिल्म प्रोसेस नहीं होती है। पहले रफ कट जैसी कोई चीज आती है, फिर आप उसको और कंसाइज करते चलते हो, चलते फिर आप एक जगह पर पहुंचते हो। और ये मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर जब रूल्स होते थे, फिल्म पर फिल्में बनती थी, रील पर फिल्में बनती थी, उस वक्त भी रफ कट तो होते थे, पर वो एक प्रोसेस अलग है। आज के समय में जो सुविधाएं हैं और हम उनका कैसा यूज कर सकते हैं, मैं उस पर अपनी बात रखता हूँ। तो हमारे पास हर जगह के या एक एक नरेशन के एक एक घंटे के रफ कट हुए। तो पहला रफ कट हमारा 7 घंटे का बना। 7 घंटे के बाद वो 3 घंटे पे आया, और मेरे पास डायरी है। हर डेट पर जो मैं 3 साल तक मैं काम करता रहा, उसमें उसकी सारी वो डिटेल्स हैं कि हमने कब कैसे काम किया, कैसे कौन कौन सी चीज़ें की, रफ कट्स, टाइमिंग वाइमिंग। तो आप हर बार आप ये सब देखते रहते हो कि कितना लेंथ, कितनी लेंथ, ये सारे जो डिसीजन हैं कि मुझे उसको कितनी लेंथ तक रखना है। फिर हर सीन का जो है, अगर एक नैरेटिव है उसका स्ट्रक्चर, उसमें कितनी लेंथ। तो इस तरह से मेरे पास करीब 70 शॉट्स हुए। फिर उसको हमने 60 शॉट्स पर रखा, उनकी लेंथ। तो इस तरह से पूरी एडिटिंग तैयार हुई। मुझे लगा कि ठीक है, अब ये फिल्म बन गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें संगीत की ज़रूरत है, और वो तो हमने पहले तैयार नहीं किया था। तब हमने संगीत को लेकर सोचना शुरू किया, और इस फिल्म में बिल्कुल नए फ्रेश जो म्यूजिशियन हैं, हमने उनसे बात की। अब उनका भी जो ओरिएंटेशन है वो एल्बम्स को लेके, या हिंदी या पॉप को लेके, या तमाम तरह की शॉर्ट फिल्मों को लेके वैसा ही ओरिएंटेशन था। तो जो उन्होंने पहला मुझे दिया, मैंने उनसे जब ये कहा था कि भाई हम बैकग्राउंड पे काम करेंगे और हमको थोड़ा थोड़ा सा बस एक सपोर्टिंग म्यूजिक चाहिए जो कि एक आधार बनाए, और जो विजुअल चल रहा है उस विजुअल को सपोर्ट करे। मेरा उनको नरेशन देने का अंदाजा ये था कि पहले तो वो एक बेसिक लैंग्वेज को समझ जाए, जबकि मैं ये समझ रहा था कि मुझे सीधा सीधा नहीं कहना है, मुझे एक दर्शक की इमेजिनेशन पर बस अपनी ये चीज धकेलनी है। उसके बाद उसकी और दर्शक की जो भी बातचीत होती है उस पूरे फिल्म के दौरान, वो उसका अपना टेक रहेगा, ये मैं चाह रहा था। लेकिन फिर उन्होंने
सपोज मैंने उन्हें कहा कि भाई बैकग्राउंड में नदी है, तो उन्होंने नदी का साउंड दिया। मैंने कहा कि भाई बैकग्राउंड में ये, तो उन्होंने ये किया। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं, हमको आप इसमें से जो सबसे मिनिमलिस्टिक साउंड हो सकता है एक सीन में से, आप वो क्या समझ सकते हो, वो सुन सकते हो अगर, और वो अगर दर्शक सुने, बस वो इशारा काफी है उसके लिए। तो उन्होंने फिर से मेहनत की और उस 1 घंटे के फिल्म में मुश्किल से शायद 3 मिनट का संगीत होगा। संगीत माने कि 3 मिनट की शायद मेलोडी होगी, उसके अलावा उस फिल्म में मेलोडी नहीं है। तो जब हम सब ने उसको देखा, जब उसको उन्होंने फिर से देखा, जब म्यूजिक दे रहे थे, उन्हें भी अपने आप पर ये लगा कि यार हम तो बहुत इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में काम करते हैं और बैकग्राउंड को लेके हमारी समझ ये है, लेकिन ये बहुत फ्रेश नजरिया हमने देखा। तो एक बात तो वहां खत्म हुई। अब जब पूरी फिल्म बनी तो मुझे लगा कि इसका थोड़ा सा डेकोरेशन बनता है, और उस डेकोरेशन को लेके भी लॉजिक क्या होने चाहिए, क्योंकि वो एक ड्रामेटिक्स को शो कर रहा है, और भरतनाट्यम के साथ में बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसके ट्रेडिशन के साथ भी आती हैं। उसमें स्थापत्य भी उतना ही है, उसमें उतनी ही मूर्ति कला है, उसमें उतना ही पेंटिंग है, उसमें उतना ही विजुअल अपील है, उसमें उतना ही एस्थेटिक्स है। तो हमने जो है टाइटलिंग पे काम किया कि हम टाइटल कैसे बनाएंगे। तो हमने ब्लैक स्क्रीन पे वाइट से सबसे छोटे से पढ़ने वाले जितने टाइटल जितने आ सकते हैं उतने फॉन्ट में रखे, लेकिन उसके साथ में हमने स्केचेस पर काम किया। तो फिर एक नया बच्चा जो मेरे साथ बहुत समय से लगातार काम कर रहा है, हमने फिल्म के जो विजुअल्स हैं उस विजुअल के फोटोग्राफ्स लिए, उन फोटोग्राफ्स के बाद में उसने पेंसिल से वो स्केच किए, और फिर डेफिनेटली हमने जो ग्राफिक्स हैं कंप्यूटर्स उसकी मदद से उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून किया, और फिर उनको जो है वहां पर रखा। इतनी तरह से जब फिल्म तैयार हुई, तो आप सोचिए कि मैं जब बच्ची के साथ में, तनिषा के साथ में पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा था, उसके बाद फिल्म के दौरान काम किया, उसके बाद एडिटिंग पे काम किया, उसके बाद म्यूजिक पे काम किया, तो मैंने कम से कम 25, 30, 40 बार शायद उस फिल्म को देखा होगा। अब पहले दिन जो फीलिंग मेरे भीतर थी, मैंने उसको सोचने की कोशिश की कि क्या जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाह रहा था, आज भी उस पॉइंट पर मैं वही फील कर रहा हूँ। क्योंकि 40-50 बार जब आप किसी चीज को देख लेते हो और आपको एक एक सेकंड पर देखना है, एक एक सेकंड पर ध्यान रखना है, एक एक फ्रेम पर ध्यान रखना है, तो वो इतना आसान नहीं होता। और हाँ, उसके बाद में जब हम कलर करेक्शन पर आए, तो हमारे पास जब हमने, क्योंकि अलग अलग 4-5 कैमरों से शूट कर लिया था, तो ये जो टेक्निकल का पार्ट है जिसको मैं नहीं जानता था, लेकिन इस दौरान ही मैंने जाना कि जब कलर करेक्शन होते हैं तो उसमें बहुत सारी और भी तमाम टेक्निकलिटीज होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि कैमरा जो है उसकी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अभी उस डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा, लेकिन बस इतना बता रहा हूँ कि हर कैमरे का एक अपना कलर रेंज होता है, और जो लेंसेस होते हैं वो उस तरह से उसको पकड़ते हैं। तो वहां पर जब कलर का डिफ्रेंसिएशन आता है उनके उसके टेम्परेचर में या उसकी इंटेंसिटी में, तो वो सारी चीज़ों को जब हम बैलेंस करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने सीखी। तो इस तरह से ये फिल्म जो रही वो मेरे लिए एक लर्निंग बन गई। मैंने, अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उन सब चीज़ों में से कितनी सारी चीज़ों को सीख सका। वही जो बात मैंने शुरुआत में कही थी विजय शर्मा मैम के साथ हुआ, जो मेरा घटनाक्रम था, मुझे लगता है कि लाइफ में ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस जो है ना, वो ही कुछ आपको आगे बढ़ने को जो है वो मदद करते हैं। अगर उस दिन, वो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, पर ऐसे कई तमाम अनुभव आपके साथ होते हैं, रोजमर्रा के जीवन में भी होते हैं, कि हम अगर एक रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता ले लें तो आगे आने वाली पूरी पिक्चर जो है वो बदल सकती है।
ये मैंने इन एक्सपीरियंसेस से सीखा। अगर मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद आगे किसी होने वाले चैलेंज के लिए मैं तैयार नहीं रहता। तनिषा के दौरान बहुत सारे ऐसे समय आए जब मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म बंद करनी चाहिए, नहीं हो पा रहा मुझसे। यही एक इंडिपेंडेंट मेकर का चैलेंज है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो फिल्म मेकिंग को लेके होता है, हम सपना तो बहुत बड़ा देख लेते हैं, जो देखना भी चाहिए, पर हम उसको पूरा करने के लिए कितने तैयार हैं, वो टेस्टिंग वहीं पर हो जाती है। और आप उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, वो एक दूसरी बात है। अब मेकिंग को लेके ये सारी तमाम चीजें होती हैं कि सब्जेक्ट आप क्या चुने, आप उसको कैसे बना रहे हो, आपका कैनवस क्या है, आप कैसे डिसीजन ले रहे हो। तो ये सारे डिसीजन जो है वो एक दिन में नहीं बनते। इसलिए इसकी तैयारी के लिए मुझे ऐसा लगता है, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भले ही मैंने तनिष्का फिल्म कंप्लीट कर दी, बना दी, पर उसके पीछे शायद कविताओं का भी बहुत हाथ है। उसके पीछे मैंने जो तमाम फिल्में देखी, तमाम फिल्म मेकर्स की फिल्में देखी, तमाम तरह के डिस्कशंस किए, उनमें से कहीं जितना भी मैं सीख सका था, जितना भी मैं उस दौरान फील कर सकता था, जो जो मैंने रिसीव किया, शायद वो सब उस फिल्म के अंदर गया है। अगर किसी एक खास दिन मैं अपने किसी आलस में या किसी कोई चैलेंज को एक्सेप्ट न करने की कंडीशन में कभी हथियार डाल देता, तो शायद एक एक लम्हा, एक एक सेकंड जो है वो पूरा नहीं होता। तो जब बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम भी करता हूँ, तो हम यही बात करते हैं कि सिर्फ फिल्म बना देना मकसद नहीं है। आपने सोचा कि भाई मेरे पास एक कहानी आ गई, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ एक्टर्स इकट्ठे कर लेता हूँ, मेरे पास कैमरा है, तो मैं एक फिल्म बना देता हूँ। और आज तो ये बहुत आसान है, और न सिर्फ जर्नलिज्म या फिल्म स्टडीज के लोग, बल्कि सबके पास मोबाइल कैमरा है। सभी लोग, वो चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई ओकेजन हो, हम इंडिपेंडेंट सिनेमा को यहाँ तक भी लेके आ सकते हैं। तो वो सब करते हैं, पर आप सब ये बताइए कि उनमें से कितने लोग जो हैं वो फोटोज खींचने के बाद या फोटोज खींचते समय बहुत सारी सावधानियां तो नहीं कहता, बट उन सब चीजों का कि फ्रेमिंग क्या होना चाहिए, इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसका एंगल क्या होना चाहिए, इस चीज पर ध्यान देते हैं? नहीं, हमें जो सामने घट रहा होता है, हमको लगता है कि हम जो कैमरा से जो हम क्लिक कर रहे हैं शायद वो अपने आप ही आ जाएगा, पर वो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि हमारे पास एक कहानी हो गई है, हम फिल्म बना देते हैं, और आजकल तो जब फिल्म फेस्टिवल्स उनके एवेन्यूज हैं, उनको लगता है कि हम एक आध फिल्म फेस्टिवल में भेज दें तो वो बात पूरी हो गई, पर ऐसा नहीं होता है। आपके पास उस फिल्म को या उस कहानी को कहने के लिए आपने कितनी तैयारी की है, वो एक दिन से या वो शूटिंग करने से पूरी नहीं होती। उसके पीछे आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने उत्सुक हो उस कहानी को या उस बात को कहने के लिए, एक बात तो मुझे वो लगती है। और फिर उसके साथ में ये सब चीजें मैटर करती है कि आप कितने तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि पोस्टर बना देना भी उतना ही जरूरी है, उसमें सही फॉन्ट को देखना, आप किस तरह से उसके एस्थेटिक्स को देखते हो, आप किस तरह से उसको बैलेंस करते हो, कितने लोगों तक उस चीज को पहुंचाते हो। क्योंकि अंततः अगर आपने एक फिल्म बना भी दी, तो आपके घर वालों के अलावा या आपके कुछ करीबी दोस्तों के अलावा और कौन लोग जो हैं वो आपके काम को वैल्यू भी करेंगे या उसको समझेंगे, या उस प्रोडक्ट में या उस फिल्म में कितनी जान है वो कैसे तय होगी। और फिर आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपने कहा कि अब मैं दूसरा बनाता हूँ, तीसरा बनाता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद शायद वो उत्साह ठंडा भी हो जाता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं कि आप कोई चीज क्यों बना रहे हैं, आपके पास उसके लिए उससे जूझने के कितने संसाधन हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अच्छे कैमरा सेटअप के साथ में ही अगर आपने काम कर लिया, उससे ही एक फिल्म बन रही है, मुझे उस पर डाउट है। कितने सारे लोग उससे कन्विंस हो रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी है, मुझे लगता है कि इनको भी एक सिनेमा के नजरिए से या उसमें कितना इंक्लूजन किया जाए या न किया जाए, उसके उस तरह से भी उसको देखना होता है।
मैं बहुत सारी जगहों पर जब नए स्टूडेंट्स के साथ में जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि फर्स्ट डे अगर जैसे कोई हमने फ़िल्म मेकिंग की वर्कशॉप की, तो फर्स्ट डे ही उनका ये रहता है कि हमारे पास ये कैमरा है, हम इसके साथ में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहले एक एप्रिसिएशन को लेके बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस मीडियम से जब तक मुझे प्यार नहीं होगा, इस मीडियम के लोगों को मैं नहीं जानूँगा, जो भाषा वो लोग बोलते हैं, अगर टेक्निकल भाषा को हम बोलें, मसलन एडिटिंग की भाषा या कैमरा की भाषा, रंग की भाषा, तो अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तो वो एक्सप्रेस कैसे होगा? तो आज के समय में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो या अ, तमाम तरह की फ़िल्में हों या फ़िल्म फेस्टिवल की फ़िल्में हों, ये सब आपको सबसे पहले दिखता है। ग्लैमर सबसे पहले सिनेमा के साथ वो जुड़ा ही हुआ है, उसका कोई कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तो हमको दिखता है। लेकिन आप एक चीज़ को क्रिएट करने के लिए खुद के भीतर से कितना दम लगा रहे हैं और वो किसी भव्यता में, ग्लैमर में, किसी टेक्निकल में, किसी तरह से चीज़ में कैसे प्रेज़ेंट हो रहा है, वो उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपने उसमें कितने इमोशन के साथ, कितनी जद्दोजहद के साथ और आपके भीतर उस चीज़ को कहने की कितनी अर्ज है। अगर वो आपने वहाँ पर दिखा दी, तो मुझे लगता है कि तभी भी उसका पर्पज़ पूरा सॉल्व हो गया। एक और चीज़ मैं इसके साथ में खुद के लिए बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारी लाइफ़ जो है इतनी फ़ास्ट हो चुकी है, हम सब की, और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सपीरियंसेस हमारे इतने तरह के हो चुके हैं। हम इतना सारा देख चुके हैं, इतना सारा पढ़ चुके हैं, इतना सारा घूम चुके हैं। हमारे सामने इंटरनेट के कारण 1 सेकंड में इतनी सारी चीज़ें आ गई है। तो मुझे लगता है कि अब भी कहानियों की ज़रूरत कितनी है। पर्सनली मेरे लिए कहानी वाला सिनेमा जो है, मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं रहती। मुझे लगता है कि कहानी यानी कि एक स्टार्ट हो गया, एक एंड हो गया। अब स्टार्ट और एंड में ही जीवन नहीं है। तो मैं कहानियों के सिनेमा को जो है पर्सनली ये मेरा मानना है कि उसको देखने में मैं उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाता। हालाँकि मैं उन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा भी हुआ हूँ, लेकिन मुझे कहानी वाला सिनेमा जो है, वो बोर करता है। मैं चाहता हूँ कि सामने एक चीज़ रखी हुई है, उसको देखने के कितने नज़रिए हैं। वहाँ एक्सपीरियंस जो आदमी फ़ील कर रहा है, जो दर्शक फ़ील करेगा, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो इस बहाने मुझे लगता है कि कुछ मैसेजेस हमें आ रहे हैं। क्या आप कुछ सवाल पे बात करना चाहते हैं? जी आशीष जी का एक सवाल था सुदीप जी। सुदीप जी, आशीष जी मैं आप जी, बता रहे थे। बहुत दिलचस्प, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। एक तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के बारे में आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ इंडिपेंडेंट सिनेमा मेकर, आप उसके बारे में थोड़ा-सा और खुलासा करिए। जो हम समझते हैं वो ये है कि फ़िल्में आमतौर पे, चूँकि उसका एक बहुत ही हाई कॉस्ट वाला एक प्रोडक्ट होता है, एक आर्ट फॉर्म होता है, तो एक इंडिविजुअल के लिए उसको बना पाना संभव नहीं है, और एक इंडिविजुअल जब करता है तो वो किसी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी, किसी प्रोडक्शन हाउस की मदद लेता है, और उसमें हो सकता है वो अपने कथ्य को लेके, अपने नैरेटिव को लेके बहुत तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ या मार्केट के प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती हों। लेकिन इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो भी फ़िल्म मेकर है, उसका एक डेडिकेशन हो, एक कमिटमेंट हो किसी विषय को लेके, किसी कहानी को लेके, उसके कंटेंट को लेके। तो सबसे पहली शर्त तो यही है इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग की, जो भी आप बनाना चाहते हैं एज़ अ फ़िल्म मेकर, उसको लेके आपका कमिटमेंट हो, पहली चीज़। फिर आप शुरुआत करते हैं कि उसको बनाया कैसे जाए, संसाधन क्या हो? फिर आप शुरू करते हैं कि हाँ, आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, क्राउड फंडिंग से, या जैसे भी कोई आपके मददगार हों, शुभचिंतक हों, उनसे आप पैसे लेके आप बनाते हैं। तो उसका स्ट्रगल क्या होता है, ये इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया, और तनिष्का के उदाहरण देकर बताया कि कैसे शुरुआत में आपने फ़िल्म मेकिंग तनिष्का को बनाना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ रेंटिंग आउट प्रोफेशनल कैमराज़, आपको आईफ़ोन से शुरू करना पड़ा, क्योंकि आपके पास बजट नहीं था। तो ये स्ट्रगल जो होता है, वो इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकिंग का एक बहुत ही इन्हेरेंट पार्ट होता है, और ये बहुत दिलचस्प था जानना। तो एक तो इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर के तौर पे क्या चैलेंजेस होते हैं, और आपने कहानी की बात की, और कि कहानियों में अब
उतना कुछ रह नहीं गया है कि कहानी के ज़रिए लोग जाने, क्योंकि लोगों के पास कंटेंट की भरमार है। उनके जेब में मोबाइल फ़ोन है जिसमें कहानियाँ ही कहानियाँ बिखरी हुई हैं। हालाँकि मेरा मानना है कि मानव स्वभाव है कि उसको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। इसीलिए बहुत सारे मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो सिर्फ़ कैमरे पे आते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं और लोग सुनते हैं। बहुत सारे ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म्स पे या एफ़एम रेडियोज़ पे कहानियाँ आती हैं और लोग सुनते हैं। तो मुझे लगता है कहानियों को लेके दिलचस्पी वो हमेशा कायम रहेगी और चलती रहेगी। एक और बहुत अच्छी बात आपने कही टाइम और स्पेस के अलावा पेस की। तो पेस आज के ज़माने में फ़िल्मों में बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है जिसको हम ध्यान दें, क्योंकि अटेंशन स्पैन हमारा बहुत कम हो गया है बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, इंटरनेट और बहुत सारे और बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो अटेंशन स्पैन कम हो गया है, फ़िल्मों का पेस अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े नाम वाले फ़िल्म मेकर भी फ़िल्म के पेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपको लगातार एंगेज करना है, कंटेंट नहीं भी आगे बढ़ रहा है तो कैमरा चेंज हो रहा है, शॉट चेंज हो रहा है। तो इस चुनौती का कैसे सामना करे एक सिनेमा जो कि एक आर्ट फॉर्म है। एक तो ये, दूसरा मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक तो पेस को लेके आप बताएँ, दूसरा एज़ अ इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर जो आपने राह अपनी पकड़ी, एफटीआईआई से निकलने के बाद जो आपकी यात्रा थी, आपके सामने क्या विकल्प थे और आपने उसका चयन कैसे किया? आप अगर वो अपनी कहानी बताएँगे तो शायद बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो उससे रिलेट करेंगे या उससे कुछ उनको सीखने, समझने, आत्मसात करने का एक मौका मिलेगा। पेस और आपकी जर्नी। आशीष जी, मैं एक पॉइंट आपका उसको अपनी तरह से डिफाइन करना चाहूँगा, जो आपने कहानियों की बात की। मेरे लिए भी जी, कहानी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा उसमें एक अपना नज़रिया ये रहा है कि हमें पूरी कहानी याद नहीं रहती, हमें ना मोमेंट्स याद रहते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को भी देखें, सपोज़ अगर मैं अभी अपने अंडर 40s में हूँ, तो अगर कोई मुझे कहेगा कि भई आप अपनी लाइफ की 40 सालों को लिखिए, तो मैं उसमें से मोमेंट्स को ही लिख पाऊँगा। वो मोमेंट्स वो कितने घंटे के होंगे, शायद अभी तो मैं शायद 40 मिनट भी याद नहीं कर पाऊँगा। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है बचपन में हुई हों, उसका प्रभाव मेरे ऊपर रहा हो। कहते हैं कि वो मोमेंट्स, वो कितना ताकतवर मोमेंट था, उसमें कितनी इन्हेरेंट पावर थी, एक्सपीरियंस के तौर पर, इमोशन के तौर पर, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहानियों के साथ भी ऐसा ही रहता है, और मैं उनका नाम एक फ़िल्म मेकर का नाम भूल रहा हूँ, पर शायद उन्होंने फ़िल्म को लेकर यही बात किसी दूसरे तरीके से कही है कि एक जो फ़िल्म होती है, उसमें बेसिक जो बात है वो तो 3-4 मिनट की ही रहती है, लेकिन बाकी जो अगर 1 घंटे की फ़िल्म है, तो बाकी के 50 मिनट जो हैं, वो उन 3-4 मिनट के लिए आधार बनाने का काम करते हैं। तो मैं कहानी को लेके अपनी ये बात ये वाला पॉइंट रखना चाह रहा था। आपने जो एक पेस की बात की, देखिए मैं वहीं पर्सपेक्टिव पे ही मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जब आप एक फ़िल्म मेकर के तौर पर अगर किसी सिनेमा को देखते हैं, तो आपका नज़रिया कुछ दूसरा होगा। आप दर्शक की तरह फ़िल्म देखते हैं। क्रिकेट को आप मानिए कि अगर अभी जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ, पचा तरह-तरह के लोगों का नज़रिया जब एक दर्शक के तौर पर था, वो कुछ और था। खिलाड़ी वहाँ जो खेल रहा है, उसके तरह से अलग है। कोई अगर पत्रकार वहाँ पर बैठा है, वो या क्रिटिक जो है, वो उस गेम को, पर्टिकुलर गेम को, पर्टिकुलर शॉट को बहुत अलग तरह से देख रहा है। तो पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो पर्सपेक्टिव ना हर समय चेंज होता रहता है। जैसे अगर 15 साल की उम्र में मेरा नज़रिया सिनेमा को लेकर कुछ था, वो निश्चित रूप से 25 साल की उम्र में वही नहीं था, और आज जो है, वो नहीं होगा। तो इंटरेस्ट तो हमारे चेंज हो रहे हैं, पर और वही जो है, वो एक आर्टिस्ट भी करता रहता है। आप किसी भी फ़ील्ड के किसी भी आर्टिस्ट को देख लीजिए। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे अनुराग कश्यप, उनकी फ़िल्में जो हैं, जब तक गैंग्स ऑफ वासेपुर तक उनकी फ़िल्में आ रही थी, तो दर्शक जो है, वो उनके साथ बहुत इंटरेस्टेड था कि ठीक है, आपने नो स्मोकिंग की, फिर आपने देव डी की, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर हुई, तो आप तरह उनका रिस्पॉन्स एक अलग था, या गुलाल थी। लेकिन उसके बाद की फ़िल्में आप देखो, वो मन मर्ज़िया है, या अब तो मैं भी उनकी फ़िल्मों के नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि अनुराग कश्यप एज़ अ फ़िल्म मेकर खत्म हो गए? जबकि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आप एज़ अ दर्शक मुझे चाह रहे हैं कि मैं वैसी ही फ़िल्में बनाऊँ, सत्या या देव डी या गैंग्स ऑफ वासेपुर। लेकिन वो जो है, अपनी फ़िल्मों के कंटेंट को लेके, प्रेज़ेंटेशन को लेके, वो तो अभी भी यही चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ।
तो अब आप पेस को या मतलब आपका जो सवाल है, जो उसका इशारा है, उसको कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? उसको किस पर छोड़ेंगे? दर्शक पर छोड़ेंगे या मेकर पर छोड़ेंगे? तो मैं इस सवाल को ओपन एंडेड ही रहना रखता हूँ कि वो अपने-अपने नज़रिए पर हम छोड़ देते हैं। और दूसरा सवाल मैं आपका भूल गया, आपने क्या सवाल किया था? मैं वो थोड़ा-सा भूल गया मैं। एफटीआईआई से आपकी जर्नी यहाँ तक की, क्योंकि जी, जी, जब जी, बच्चे जी संस्थानों से निकलते हैं तो वो किस प्रकार से फिर अगर वो जी, फिल्म बनाना चाहते हैं और किसी प्रकार का उनके पास समर्थन नहीं है, हाँ, कोई बैकग्राउंड नहीं है उस तरह का कि वो कॉर्पोरेट के साथ जा सके, तो फिर वो किस तरह से फिल्म बनाएंगे? जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अ, मैं एफटीआई जाने के पहले एडवर्टाइज़िंग में काम कर रहा था। मैं कॉपीराइटर था और बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैंने जो है वो विज्ञापन लिखे। तरह-तरह के तमाम ब्रांड्स थे और वो दुनिया जब मैंने देखी तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि मुझे अपनी भाषा में अपनी बात कहनी है। और मैं बॉम्बे में रहता था और मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी भाषा में कोई बात नहीं कह पा रहा हूँ, तो शायद कुछ कमी है। तो मैंने जॉब छोड़ी और तब मैं एफटीआई पहुँचा और जब मैं एफटीआई गया तो 2 रास्ते तो बिल्कुल थे ही, या तो आप वापस से कमर्शियल दुनिया की तरफ चले जाओ। लेकिन चूँकि मैं उसी दुनिया से आ रहा था, बहुत सारा वहाँ पर मैंने देखा था क्योंकि मार्केटिंग बहुत अलग तरह से वर्क करती है। मैंने सिनेमा को उस तरह से भी देखने की कोशिश की है, इंडिपेंडेंट सिनेमा में वो सारा एक्सपीरियंस मैंने यूज़ करने की कोशिश की है कि प्रिंट्स कैसे बने, उसके पोस्टर्स कैसे बने, उनके फ़ॉन्ट्स क्या होने चाहिए, उनके कलर कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए और वही जो है, वो एक फ़िल्म के दौरान कैसे वो बनना चाहिए। लेकिन वो रास्ता जब मेरे लिए क्लियर था कि अब मुझे कमर्शियल में काम नहीं करना है, मुझे अपनी तरह की जो मेरे भीतर का एक्सप्रेशन है, मुझे उसमें बात करनी है। तो थिएटर से भी क्योंकि मैं जुड़ा जुड़ा हुआ था, तो वापस मैं जब भोपाल आया तो थिएटर के साथ ही हमने शुरुआत की। लेकिन वो पुराने जो तमाम एक्सपीरियंसेस थे, वो मैं बराबर उनको साथ में रख के काम करता गया। तो हमने यहाँ पर वो संभावनाएँ खोजी कि छोटे शहर में जो है, वो क्या नहीं है। क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में तो वो एक्सप्लोर हो चुका है ऑलरेडी। अब आप जहाँ काम कर रहे हो, आप जो सीख के आए हो, आप वो कैसे लोगों तक पहुँचाओगे? और हमेशा से मेरा एक मानना ये था कि कुछ आर्ट होते हैं जो अकेले प्रैक्टिस किए जाते हैं। जैसे पेंटिंग है, वो एक पेंटर अपने आप अकेला जो है वो प्रैक्टिस करता है। लेकिन अगर थिएटर है या सिनेमा है, उसमें 50 तरह के लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं। और उसमें जो है केवल इस तरह से बात नहीं चल सकती कि आप एक्टर हो तो आपकी महत्वाकांक्षा है तो ठीक है वो मेरे साथ पूरी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर सब लोगों की कलेक्टिव एनर्जी के लिए उतनी ही लीडरशिप क्वालिटी आप में हो, उतना ही एक-दूसरे को मोटिवेशन हो, उतनी ही एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप हो, ट्रस्ट बिल्डिंग हो। तो ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन नेचर एक-दूसरे को जो कनेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें भी उसका पार्ट होती है। यही मैं मतलब एज़ अ मेकर या एक फ़िल्म को लेके बताना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ़ टेक्निकल से नहीं पूरी होगी, वो सोशल से भी पूरी होती है। तो यहाँ पर फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वैसे शुरुआत हुई। लेकिन अब जो है नए बच्चों के लिए उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ़ोकस उनका एक क्लियर है। सपोज़ अगर वो कुछ अ स्क्रिप्ट में काम करना चाहते हैं या फ़िल्म के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, तो अब तो इतने सारे तरीके अवेलेबल हैं। बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, स्क्रिप्ट को लेके हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट लैब चलते हैं, बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो वो वहाँ पर भी जा सकते हैं। बस सबसे पहली बात ये है कि उनको क्या करना है, वो उनके दिमाग में क्लियर रहे, वो कन्फ्यूज़ ना रहे। जी। बेहतरीन बातें मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा के बारे में हुई हैं और अब मेरा ख्याल है कि लगभग 1 घंटे 10 मिनट का समय हो चुका है जबकि हम लाइव हैं और अगर कुछ सवाल हमारे पास हैं फेसबुक लाइव के तहत तो मैं विजय जी से अनुरोध करूंगी कि वो सवाल सामने रखें और अगर नहीं तो मेरा अनुरोध डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी जी से होगा कि वे वो धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे आज के
अतिथि वक्ता श्री सुदीप साहनी जी के लिए। बहुत सारे आपसे हम लोगों को जान मिले और के साथ बहुत लोग जुड़े, तो सच में सिनेमा को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर भी हैं। चित्रांशी पांडे भी हैं, विमल चंद्र पांडे जुड़े हैं और ये लोग सब तारीफ कर रहे हैं आपने जो बातें कही उनकी। प्रश्न तो कोई अभी तक है नहीं, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से और बहुत स्पष्टता से बातें कही हैं। किसी एक ने कहा है कि अगर 1 या 2 वाक्य में आप इंडिपेंडेंट सिनेमा को समेट दें तो अच्छा होगा। बहुत स्पष्ट हुई है, बहुत रोचक ढंग से हुई है, खास करके मनमोहन चड्ढा जी जब कहते बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, तो मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। उमा शर्मा कह रहे हैं कि बहुत ही रोचक रहा है, कह रहे हैं कि बड़े ही रोचक ढंग से बातों को रखा है आपने, बहुत शानदार तरीके से रखा है। तो ये बता रहा है कि कार्यक्रम कितना सफल रहा है। फिर भी मैं कहूंगी कि आप एक बार बता दीजिए कि इंडिपेंडेंट सिनेमा, संक्षेप में बता दीजिए कि इंडिपेंडेंट सिनेमा की परिभाषा के रूप में क्या कहा जाए, या उसकी जो कठिनाइयां हैं उसके विषय में 1-2 वाक्य आप कह दें। उसके बाद हम लोग मंच सौंप देंगे क्षमा त्रिपाठी को। जी, कठिनाइयों की बात तो मैं मतलब एक अपनी बात से वो बता चुका हूँ। मुझे लगता है कि हम जो पॉपुलर सिनेमा को जानते हैं, जो कि प्रोडक्शन हाउसेस से बनता है, फिर वो मार्केट होता है और फिर हम उसको जो है वो थिएटर में जाकर देखते हैं और उसके भी पहले ट्रेलर्स के साथ में टेलीविज़न पे और अब तो जो है मोबाइल स्क्रीन पर हम लगातार उनके ट्रेलर्स वगैरह देखते रहते हैं, जिसमें कि स्टार सिस्टम होता है। स्टार्स जो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा था, पर वो सारी चीज़ें होती है क्योंकि उसके साथ में एक भरा-पूरा बजट लगा होता है और उसका उद्देश्य ये रहता है कि वो बजट आपको रिकवर भी करना है और उसके बदले में आपको एक मनोरंजन देना है। तो ये जो पॉपुलर सिनेमा है, उसके बरक्स अगर कोई व्यक्ति अपनी बात सिनेमा एज़ एन आर्ट, सिनेमा एज़ अ मीडियम, क्योंकि मीडियम भी बहुत सारे हैं, कोई बात आप कविता में कह सकते हो, उसके लिए आपको सिनेमा की ज़रूरत क्यों है? कोई बात अगर आप कहानी में कह सकते हो, उसके लिए आपको फ़िल्म की ज़रूरत क्यों है? और फिर इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको एक्टर भी लाना है, कैमरा लाना है, आपको उनको सबको खाना भी खिलाना है, आपको मतलब अगर कोई इंडिपेंडेंट यानी एक अकेला व्यक्ति, अगर वो सारी चीज़ों को, उस ज़िम्मेदारियों को उठाकर वो काम करना शुरू कर रहा है, जैसे कि सृजन संवाद, विजय शर्मा जी, कि सब लोगों को एक साथ, एक समय पर इकट्ठा करना, उसकी जानकारी देना, फिर सबको आवाज़ लगाना कि आओ, सुनो, देखो, बैठो। और ये जो तरीका है, ये जो बात है, बिल्कुल यही का यही जो है, वो इस पर फिट होती है। तो मुझे लगता है कि छोटी-सी आउटलाइन में मैं ये बता मतलब अपनी बात कह सका हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जी, अब अनुरोध होगा डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। जी मैम, धन्यवाद। परमानंद, एक वाक्य मैं पढ़ दे रही हूँ। हाँ तो हाँ हाँ, बैंगलोर से परमानंद रमन जी ने लिखा है, बेहद सरल एवं ईमानदार साक्षात्कार, साधुवाद। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं, ये बहुत सही बात है, क्योंकि हम लोग सिनेमा देखते आए हैं, शुरू से तो हम लोग देखते हैं, बचपन से देखते आए हैं, और उसको इतनी गहराई से जानने का आज हमें मौका मिला सुदीप सर से। और ये वाकई बहुत, इसको सिर्फ एक धन्यवाद कह देने से हमारा काम खत्म नहीं होता है। ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम कोई नॉलेज कहीं से ले रहे हैं, कहीं से कोई ज्ञान हमें मिल रहा है और इतना टाइम हमारा बीत रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना टाइम निकल चुका है, तो उसके लिए धन्यवाद कहना ये बहुत एक छोटा सा काम होगा। एक धन्यवाद ज्ञापन जो होता है, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की कड़ी मानी जानी चाहिए, क्योंकि जो भी टाइम हमने अभी यहाँ पे स्पेंड किया, सर के बात को हमने सुना, हमने ये देखा कि वाकई सिनेमा जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, उसके पीछे कितना
संघर्ष है, तो उसको समझने के लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा था। और इसके लिए हम मतलब क्या कहें कि विजय मैम जो है शुरू से एक-एक टॉपिक को जो लेकर के आती हैं सृजन संवाद में, हर एक महीने में हम बैठते हैं और सुनते हैं उस चीज़ को। उसके बारे में जो हम जानते हैं, वो कहीं किताब से या कहीं ऑनलाइन या कहीं और माध्यम से शायद इस तरीके से ना जान पाएँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जो ये स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हम जो जुड़ रहे हैं, इसमें क्या है कि जितने दर्शक हैं, जैसे मैम ने नेहा मैम ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं और वो सर से सीख रहे हैं, सर से जान रहे हैं कि कैसे सिनेमा बनता है, उसके पीछे का संघर्ष क्या होता है। क्योंकि स्कूल टाइम में, कॉलेज के टाइम में बच्चों का एक सपना होता है कि हम आगे चल के हीरो बन जाएं या कोई सिनेमा बनाने लगे हैं, कुछ करें। तो उस टाइम में तो बहुत सीधा सपाट सा एक जो होता है कि अपना बना लेते हैं एम, कि मेरा एम है मैं हीरो बन जाऊं, मेरा एम है मैं जो है निर्देशक बन जाऊं, मैं सिनेमा बना लूं। तो वो एक जानकारी बच्चों को इस टाइम में मिल रही है कि नहीं, सिनेमा बनाना और सिनेमा देखना और सिनेमा में एक हीरो बन के रहना या एक निर्देशक बन के रहना, ये दोनों मतलब कहीं न कहीं बहुत अलग लेवल की बात है। तो इसके बाद से हम धन्यवाद कहेंगे सर कि आपने इतने अच्छे से अपनी बात को यहाँ पे कहा, सब लोगों ने सुना, समझा। विजय मैम, आपको मैं फिर धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है मुझे ये कार्य दिया कि तुम जो है यहाँ पे आओ और धन्यवाद ज्ञापित करो। तो मैं बहुत-बहुत इसके लिए आपकी आभारी हूँ, आपको धन्यवाद। नेहा मैम, आपको बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप जो है जो संचालन करती हैं या जो भी कार्य आप करती हैं, मतलब क्या करीने से आप करती हैं, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। जो हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे लोग, एक से एक लोग हैं जिनकी मतलब जो होता है ना कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिनको भी देखना है कई बार देखिए। वैसे ही हमारे साथ में लोग जुड़े हैं, जैसे विमल चंद्र पांडे जुड़े हैं, उनको भी मैं जानती हूँ। वो भी सिनेमा से जुड़े हुए हैं और उनके भी कई सारे अनुभवों को हमने कई बार बातचीत में शेयर किया है और समझा है। तो उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। उमा शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। मनमोहन सर जुड़े हैं, चित्रांशी पांडे जुड़ी हैं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। और जो ये हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो प्रिंट मीडिया है, जो इन बातों को लेकर के कल के अखबार में, न्यूज़पेपर में लोगों तक पहुँचाएँगे, उन लोगों का भी मैं पहले से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। जितने लोग हैं हमारे साथ में और जुड़े हुए और जो आगे जुड़ने वाले हैं, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। सबको मैं बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे जुड़िए और ऐसे कार्यक्रम को जिसको मैम ने शिद्दत से मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है और सबको कहा है जुड़ने के लिए, उस चीज़ को आप लोग जो है एक सफल कार्यक्रम बनाइए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट में अगर कोई नॉलेज अगर जुड़ रहा है, अगर कोई चीज़ें जुड़ रही हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारा जो है लगभग 1.5 घंटे का टाइम होने को है और फिर भी हम बैठे हुए हैं ऐसे जैसे अभी हमें और सुनना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। नेहा मैम। जी, धन्यवाद हम लोग तन्मय सिंह सोलंकी को भी देना चाहेंगे जिन्होंने पोस्टर बनाया था। और हाँ। सुदीप जी, आपकी इस पूरी परिचर्चा को मैं ये कहते हुए कंक्लूड करना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे निदेशक बनेंगे, ऐसा मैं आपकी बातचीत से महसूस कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर एक निदेशक ये ठान ले कि मैं सारी विधाओं में जहां जहां भी अड़चने आएंगी उनको खुद सीखता चलूंगा और उसके बाद अब भले ही आपको एडिटिंग दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि आप उस स्थिति में पहुंच जाए जहां पर आपकी एक पूरी टीम तैयार हो जाए, लेकिन आप अपने एडिटर को उस तरह के निर्देश दे पाएंगे जो जैसा आप अपना सिनेमा देखना चाहते हैं। तो ये जो पूरा आपका भोगा हुआ याथार्थ था, जो आपकी पूरी यात्रा थी एफटीआई से लेकर इस इंडिपेंडेंट सिनेमा की, वो आपने जिस तरीके से सादगी के साथ, सरलता के साथ और ईमानदारी के साथ हम सबके सामने प्रस्तुत किए, मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा निर्देशकों को एक दिशा जरूर मिली होगी, एक साहस मिला होगा, एक चुनौतियों को सामना करने का सामर्थ्य भी उन्हें हासिल होगा और ये समझ में आएगा कि ये ऐसे ही रास्ता तय होता है। कहीं से कोई दिव्य दृष्टि जो है या कोई एक फूलों की सेज आपके सामने नहीं होती कि अचानक आप एक सिनेमा बना लें और पुरस्कारों की झड़ी जो है वो आपके सामने लग जाए। इसी तरह कांटों की सेज से गुजरते हुए ही एक खूबसूरत सिनेमा तैयार होता है। सबसे जरूरी, जैसा कि आशीष जी ने भी कहा था, विजय मैम भी कहती रहती हैं और आपकी बातों में भी उस बात की झलक थी, और मुझे लगता है कि हर उच्च रचनाकार इस बात को कहता है कि अगर आप अपने काम के साथ और अपने सपने के साथ ईमानदार हैं, आप जो दिखाना चाहते हैं उस कहानी के साथ ईमानदार हैं, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन सिनेमा बनकर आता है। सृजन संवाद के कई तमाम
आने वाले गोष्ठियों में हम इसी प्रकार की चर्चा करते रहेंगे। और इसी के साथ एक बार फिर सबको धन्यवाद देते हुए मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। थैंक यू आप सभी को शुक्रिया जी।